नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। बोरिंग टेक्नीशियन के लिए हम दोस्तों जो रिवीजन क्लास चला रहे हैं। इस रिवीजन क्लास में दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको शामिल कर लेते हैं। आधार सुरक्षा परिचय जो कि 10 नंबर का है, इसके क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे। विद्युत की मौलिकता जो कि 5 नंबर का है, इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों फटाक से इन 2 टॉपिक का इस क्लास में रिवीजन कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, सोडा एसिड अग्निशामक में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। तो इसमें दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। डी विकल्प यहाँ पर राइट है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, इसको देखिए। राष्ट्रीय अग्नि संरक्षण संघ के कोड और मानकों को दुनिया भर में अपनाया और इस्तेमाल करने आग और अन्य जोखिम की संभावना को कम करने के लिए किया जाता है। अग्निशमन अधिकारी व्यावसायिक योग्यता के लिए NFPA के मानकों में कौन सा कोड है। तो ये कोड है आपका 1021। इसको याद रखेंगे। डी विकल्प यहाँ पर सही आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न, कार्य का सुरक्षित तरीका होता है। कार्य का सुरक्षित तरीका होता है कार्य करने का एक प्रभावी और सही तरीका, यही कार्य करने का सुरक्षित तरीका होता है। ए विकल्प यहाँ पर सही आंसर था। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। नेक्स्ट में देखिए क्या कह रहा है, आग की श्रेणी कौन सी है जिसमें ईंधन गैस या द्रवित गैस है। तो राइट होगा ऑप्शन सी, श्रेणी सी में आता है ईंधन गैस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ए में लकड़ी, बी में तेलीय पदार्थ, सी में गैस व द्रवीकृत गैस और डी में धातुएं। तो ये आपको याद रखना है, डी में धातुएं और बिजली दोनों आते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, आर्गन सिलेंडर का रंग क्या होता है। इम्पोर्टेंट है, आर्गन सिलेंडर का रंग डार्क ग्रीन सोल्डर होता है। ए विकल्प यहाँ पर सही रहेगा, इसको याद रखना है। साथ में दोस्तों एक हाइड्रोजन वाले का याद कर लीजिए, हाइड्रोजन वाले का रेड सोल्डर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाले का ग्रे सोल्डर होता है। दोनों को याद रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न में हम देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। कौन सा अग्निशामक शक्तिपूर्ण विद्युत आग के लिए उपयुक्त है। तो विद्युत आग के लिए दोस्तों हेलोन, ए विकल्प यहाँ पर सही है। हेलोन हो या फिर आपका CTC हो या फिर ये दोनों ऑप्शन में ना हो, हेलोन और CTC, तब आएगा आपका CO2। ठीक है, और यदि CO2 भी ना हो तो फिर आएगा रेत। ऐसे आपको क्रम याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कारखाना कानून 1948 भाग 23 के अनुसार ग्राइंडिंग मशीन एक खतरनाक मशीन नहीं है। तो धारा 23 के अनुसार है ये एक खतरनाक मशीन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, विद्युत धारा की वह परिसीमा जो उस हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु का कारण बनती है। तो इसके लिए याद रखेंगे 10 से 20 मिली एम्पियर। आपने पढ़े भी होंगे, परंतु ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिनका हम रिविजन कर रहे हैं। आप बस देखते हुए चलिए, कुछ ही मिनटों में क्लास ख़त्म हो जाएगी। स्पीड कम लगे तो बढ़ा करके इन क्वेश्चनों को अवश्य ही देख लीजिए भाई। क्लास ए के लिए शामकों के प्रकार हैं। तो क्लास ए के लिए आएगा जल पूर्ति शामक। क्लास ए में एक तो जल आता है, और जल यदि ऑप्शन में ना हो तो रेत आएगा दोस्तों। रेत से भी जो है आग को बुझा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ पर देखिए, विद्युतीय कार्य करते समय सुरक्षा मानक के रूप में कौन सा सूचना पट प्रयोग किया जाना चाहिए। तो सूचना पट वो प्रयोग करना चाहिए जो अत्यधिक खतरनाक हो। बी यहाँ पर राइट आंसर था। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, गैस से लगी आग को निम्न में से किससे बुझाया जाता है। गैस से लगी आग, डाई पाउडर, अग्निशमक यंत्र, CTC तो नहीं आएगा क्योंकि ये क्लास डी की आग को बुझाने के लिए प्रयोग होता है। पानी जो है क्लास ए की आग को बुझाने के लिए प्रयोग होता है। तो ए ऑप्शन ही हमारा आंसर रहेगा। ऐसे करके एग्जाम में आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर ए सही था।
नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग रिक्त स्थान प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो सोडा एसिड है दोस्तों ये क्लास ए। क्लास ए में क्या क्या आता है? सोडा एसिड आता है, क्लास ए में जल आता है, क्लास ए में रेत आता है। ये चीज़ें इस्तेमाल होती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। वर्कशॉप में आग लगने पर क्या करना चाहिए? चुपचाप देखें, बिल्कुल गलत है। तुरंत बाहर निकलने का प्रयास करें, ये नहीं करना है। बिजली का मेन स्विच तुरंत बंद करें ताकि सभी व्यक्तियों की जान बच सके और फॉल्ट ना हो। तो यदि आसपास है तो बिजली का मेन स्विच तुरंत ही आप बंद कर दें। नेक्स्ट प्रश्न, तेलीय पदार्थों की आग बुझाने हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तेलीय पदार्थों की आग बुझाने के लिए तो फोम का इस्तेमाल करते हैं, और तेलीय पदार्थ की जो आग होती है वो क्लास बी की आग होती है, और क्लास बी की आग को बुझाने के लिए फोम का इस्तेमाल किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, ये याद रखेंगे। विद्युत आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत की आग बुझाने के लिए सीटीसी का प्रयोग किया जाता है, या फिर हेलोन ही सीटीसी का एक उपक्रम है, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड भी दे सकता है जो कि सीटीसी का रूप है। ठीक है, कुछ भी दे सकता है, सूत्र भी दे सकता है, वो भी हमको पता रहना चाहिए। फोम टाइप अग्निशामक में कौन सा रसायन प्रयोग होता है? तो इसको कंठस्थ रखेंगे Na2CO3 + Al2SO4। ए विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। जहर के खतरे को दिखाने के लिए इनमें से कौन सा संकेत प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर 4 संकेत दिए गए हैं। तो जहर के खतरे के लिए ये खोपड़ी देख रहे होंगे आप, और क्रॉस चिन्ह, तो खतरे के लिए बी विकल्प सही रहेगा। चेतावनी जो साइन होते हैं वो त्रिभुज में होते हैं। यहाँ पर आप देखिए, जहर का खतरा चेतावनी चिन्ह जो कि त्रिभुज में होते हैं। समास के लिए संरक्षण पहने अनिवार्य चिन्ह में आएगा। अनिवार्य चिन्ह के लिए जो पृष्ठभूमि होती है वो ब्लू होती है दोस्तों। कैसी होती है? ब्लू होती है, और यहाँ पर वाइट से जो है ये चिन्ह बने होते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। प्राथमिक उपचार सूचना चिन्ह होता है, और ये इसका बैकग्राउंड कैसा होता है? हरा होता है, और वाइट चिन्ह से ये बने होते हैं। लेजर बीम के लिए दोस्तों ये भी चेतावनी चिन्ह है जो कि त्रिभुज में बना हुआ है। नेक्स्ट पर आते हैं। चित्र में दर्शाया गया चिन्ह निम्न में से किस वर्ग में आता है? तो यहाँ पर ये देख रहे होंगे आयताकार या वर्गाकार, ये किस में आते हैं? तो दोस्तों ये आते हैं आपके इन्फॉर्मेशन साइन। इन्फॉर्मेशन साइन है ये, अभी मैंने बताया। इन्फॉर्मेशन साइन का बैकग्राउंड जो है हरा होता है, और सफ़ेद रंग से चिन्ह जो है बना हुआ होता है। याद रखेंगे, इससे तो 100% एग्जाम में आना ही आना है। जो 4 हमें मानक दिए होते हैं, वार्निंग साइन, इन्फॉर्मेशन साइन, मैंडेटरी साइन और प्रोहिबिशन साइन, ये चारों से 1% लाजमी बनने वाला है एग्जाम में, चाहे आप लिख लेना दोस्तों। किरचॉफ का नियम, इसे देखेंगे अब जा, और किरचॉफ का नियम यहाँ पर कुछ कम दिख रहा है, तो हम लास्ट में आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने इसको लिया है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, किरचॉफ का नियम एवं अनुप्रयोग प्रीवियस ईयर में भी इससे प्रश्न बना है। तो जटिल प्रकार के डीसी परिपथों के लिए किरचॉफ के 2 नियम हैं। किसके लिए हैं? डीसी परिपथों के लिए। ठीक है, याद रखेंगे डीसी परिपथों के लिए। एसी भी ऑप्शन में आ सकता है, वो नहीं लगाना है। इसके 2 नियम होते हैं। किरचॉफ का विद्युत नियम जिसे KCL कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं, और किरचॉफ का वोल्टेज नियम, ठीक है, जिसमें वोल्टेज होती है। किरचॉफ का नियम ये डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के लिए लागू नहीं होता है, इसको याद कर लीजिए दोस्तों। और किरचॉफ का विद्युत धारा नियम यह है संधि नियम या प्रथम नियम कहते हैं इसको। प्रथम नियम पूछा जाता है कौन सा है? तो KCL वाला है, और ये संधि पर लागू होता है। इस नियम के अनुसार किसी नोड पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। नोड जंक्शन या फिर संधि कह लीजिए हिंदी में, पर प्रवेश करने वाली कुल विद्युत धारा और उस जंक्शन से निकलने वाली कुल विद्युत धारा के बराबर होता है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर I1 अंदर की ओर, I2 बाहर की ओर, I4 अंदर की ओर, I3 अंदर की ओर, और I5 बाहर की ओर। जो अंदर की ओर आती हैं दोस्तों उनको पॉजिटिव लिया जाता है, और जो बाहर की ओर होती हैं धाराएं उनको नेगेटिव लिया जाता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं I1, I4, I3 को प्लस में लेना है और यहाँ पर I2 माइनस I5 को माइनस लेना है बराबर 0। तो डेल सिग्मा I बराबर 0 होता है। तो नोड पर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है, नोड पर जाने वाली को ऋणात्मक, नोड पर आने वाली को धनात्मक लिया जाता है। तो यहाँ पर ये गलत दिया गया था, इसको मैंने सही किया है। चलिए, किरचॉफ का विद्युत धारा नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इम्पोर्टेंट है। किरचॉफ का वोल्टेज नियम, इसको दोस्तों लूप नियम भी कहते हैं और बंद जाल नियम भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये इस फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे और दोस्तों ऐसे, तो ये बंद जाल नियम भी इसको कहा जाता है। किसी भी बंद नेटवर्क के लिए एक लूप के चारों ओर वोल्टेज उसी लूप में होने वाले सभी वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है और शून्य के बराबर होता है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। केवीएल विधि से विद्युत परिपथ हल करने की विधि है। बैटरी में प्लस से माइनस की ओर, तो बैटरी की वोल्टेज ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं। यदि माइनस से प्लस की ओर चलते हैं तो बैटरी की वोल्टेज धनात्मक चिन्ह के साथ में लिखी जाती है। ये आपकी समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया तो दोस्तों इसका हम फिगर बना सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर हल्का सा बना देता हूँ दोस्तों मैं। यहाँ पर ऐसे आप कीजिए, यहाँ पर फिर दोस्तों ऐसे, फिर यहाँ पर बैटरी आप जोड़ दीजिए, फिर यहाँ पर ऐसे दोस्तों, फिर ऐसे बनाइए, फिर ऐसे कीजिए और यहाँ पर आप बैटरी जोड़ दीजिए। ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो और यहाँ पर ऐसे ए और बी, और यहाँ पर हम सी लिख देते हैं, डी लिख देते हैं, ई और एफ लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जैसे कि आई, यहाँ पर R1, यहाँ पर R2, इतना ही लिख लेते हैं। यहाँ पर E1 विद्युत वाहक बल और यहाँ पर E2 विद्युत वाहक बल 2 हो जाएगा। तो देखिए कैसे चलते हैं। यदि हम यहाँ पर ये एरो का निशान आपको ऐसे दिख रहा होगा, दूसरा एरो का निशान ऐसे दिख रहा होगा, फिर यहाँ पर एरो का निशान ऐसे, और फिर एरो का निशान आपको ऐसे दिख रहा होगा। बस इसी को समझ लेते हैं। बैटरी के प्लस से माइनस की ओर चलते हैं। यदि आप प्लस से माइनस की ओर चलते हैं तो चिन्ह लेते हैं माइनस वाला। अब कैसे देखिए, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ -R1 और I। ठीक है, यहाँ पर आपको करंट शो कर लेते हैं I1 और यहाँ पर I2। इतना डीपली पूछेगा नहीं, प्लस R2 और यहाँ पर I2 हो जाएगा बराबर -E1 और प्लस E2 जो है हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप चले हैं, ऐसे चल रहे हैं। जब आप ऐसे चलेंगे दोस्तों यहाँ से, तो R1 आपको माइनस लेना है और R2 आपको जो है यहाँ पर ऐसे चल रहे हैं तो प्लस लेना है, क्योंकि आप धारा के विपरीत चल रहे हैं ऐसे इधर। तो यहाँ पर E1 माइनस लेंगे और E2 जब माइनस से प्लस की ओर चलेंगे तो आपको क्या लेना है, प्लस चिन्ह लेना है। दूसरे वाले को देखिए, माइनस से प्लस की ओर चलेंगे तो प्लस वाला चिन्ह लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये आता है। चलिए अब आ जाते हैं हम दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज पर। ये भी कुछ इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर है दोस्तों। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज एवं उसका अनुप्रयोग। देखिए, यह एक अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्रिज में 4 प्रतिरोध जुड़े होते हैं, 3 प्रतिरोध हमको ज्ञात होते हैं, चौथा अज्ञात होता है, इसको एस अज्ञात कहते हैं। यहाँ पर ये व्हीटस्टोन ब्रिज का चित्र दिया गया है, PQRS। ठीक है, और जी आपका यहाँ पर क्या है, गैल्वेनोमीटर है। इसको भी याद रखेंगे, गैल्वेनोमीटर से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर आ जाते हैं, P/Q लेना है आपको, R/S लेना है। ठीक है, P/Q लेना है, R/S लेना है, S निकालना है तो S निकाल लेंगे दोस्तों इस तरीके से। यही इसका सूत्र होता है। और व्हीटस्टोन ब्रिज शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। जब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान 0 होगा तो उस स्थिति में सेतु संतुलित होगा। ठीक है, धारा का मान 0 होगा तो सेतु संतुलित स्थिति में होगा। चलिए नीचे आ जाते हैं, अनुप्रयोग
यांत्रिक तनाव या बल मापने के लिए प्रयोग करते हैं। कम प्रतिरोध के सटीक मापन के लिए प्रतिबाधा, प्रेरकत्व, धारिता जैसे राशियों को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आ जाते हैं दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। इस टॉपिक के प्रश्न देख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ये सेट में कई बार आपको क्वेश्चन कराया है। वोल्ट आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है, कूलाम दिया गया है और जूल दिया गया है। तो ये फार्मूला होता है V बराबर W/Q, इससे निकालेंगे, डी राइट रहेगा। चलिए दूसरा प्रश्न यहीं पर देख लेते हैं। यहाँ पर सीधा आपसे कार्य पूछा गया है और इसमें भी दोस्तों ये फॉर्मूला लगा। जब कार्य पूछा गया 14 गुना 10 करेंगे डायरेक्ट 140 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है आपका, ये पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पर, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, विभवांतर के वाले दो बिंदुओं पर प्लस क्यू आवेश को गतिमान करने के लिए किया गया कार्य पूछा है तो डायरेक्ट के और क्यू की गुना कर दीजिए। आंसर होगा ऑप्शन ए, क्यू के, ए सही है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ये वाला, किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल, तो यहाँ पर दूरी के साथ बढ़ता है, दूरी के घन के साथ घटता है, दूरी के साथ घटता है, दूरी के वर्ग के साथ घटता है। तो यहाँ पर डी राइट है। क्या है? डी राइट है। तो यहाँ पर आप देखिए कूलाम का नियम याद कर लीजिए। दो आवेशों Q1 Q2 के मध्य बल दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और आवेशों के मध्य की दूरी d के वर्ग के वैध अनुक्रमानुपाती होता है। आवेशों के मध्य माध्यम पर निर्भर करता है। ये आवेशों के मध्य माध्यम पर निर्भर करता है। इसी को कहते हैं कूलाम का नियम। दो आवेश दिए गए होंगे और इनकी दूरी जो है d होगी। F समानुपाती Q1 Q2/d²। ठीक है, यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला है और यदि आपसे पूछें फॉर्मूला तो ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। एक विशुद्ध रूप से संधारित्र AC परिपथ में पूरे चक्र में खपत की गई शक्ति, पूरे चक्र में जो खपत की गई शक्ति है वो दोस्तों शून्य होती है। यहाँ पर डी सही आंसर था, डी सही आंसर था। ठीक है, यहाँ देखिए कुल शक्ति P बराबर आपका VI होता है और कोस फाई होता है, थीटा का मान, फाई का मान 90 डिग्री होता है। जब पूरा चक्र कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर जो है थीटा 0 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा शक्ति शून्य। श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है। तो श्रेणी परिपथ में दोस्तों जो सजावटी लाइटें होती है इनको जोड़ा जाता है। बी यहाँ पर सही आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है, इलेक्ट्रिक वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर है। तो न्यूट्रल वायर के लिए लाल रंग आएगा, हरा रंग आएगा, पीला या नीला। तो इसके लिए आता है नीला रंग। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। और विद्युतमय, ठीक है, लाइव तार के लिए लाल रंग होता है, उदासीन के लिए नीला या काला होता है और भू जो तार होता है इसके लिए हरा रंग होता है। प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए दोस्तों लेकर आया हूँ। नेक्स्ट प्रश्न पर देखिए, विद्युत परिपथ में होते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत घटक, संयोजी तार, सेल, बैटरी और पलक कुंजी विद्यमान होते हैं। डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है दोस्तों, जब मुख्य तार से ली गई विद्युत धारा 20 एम्पीयर से अधिक हो, अति तापन होकर आग लग सकती है, इसको क्या कहा जाता है। आज ही की प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कराया है, अधिभाण कहा जाता है। ओवरलोड के कारण ऐसा हो जाता है, यानी कि आग लग जाती है। नेक्स्ट पर आते हैं, परिपथ में विद्युत प्रवाह होने का केवल एक मार्ग है। तो एक मार्ग होता है, वो होता है दोस्तों श्रेणी में। श्रेणी में केवल विद्युत प्रवाहित होने का एक मार्ग होता है। यदि एक भी वायर खराब हो जाए तो फिर पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है, इसीलिए एक पथ होता है विद्युत श्रेणी में। नेक्स्ट पर आते हैं, यदि वोल्टता स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध में वृद्धि की जाए, विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रतिरोध और आई उपलब्ध है और V वोल्टता है, तो V बराबर IR से इसको हल करेंगे दोस्तों। यहाँ पर प्रतिरोध में वृद्धि की जा रही है, तो प्रतिरोध में वृद्धि करेंगे तो विद्युत धारा क्या होगी आपकी, घटेगी। यहाँ पर विद्युत धारा घट जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे ऐसे। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर, जब किसी विद्युत उपकरण के टर्मिनलों पर 50 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है, उसमें
5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। यदि विभवांतर को बढ़ाकर 110 वोल्ट कर दिया जाए तो उपकरण द्वारा ली जाने वाली धारा क्या होगी? तो V बराबर IR करेंगे, तो V क्या आपका 50 वोल्ट है, IR 5 एम्पियर है, तो यहाँ पर आप 5 लिख दीजिए, R यहाँ से निकाल दीजिए, R आपका जाएगा 10 दोस्तों। फिर विभवांतर को बढ़ाकर 110 किया जाता है, तो विभवांतर आप बढ़ा दीजिए, 110 कर दीजिए, दोबारा फिर फार्मूला लगाइए, V बराबर IR, तो 110 I आपको निकालना है इस बार, R का मान हमारे पास 10 है, तो 0 से आप 0 हटाइए, तो I आ जाएगा आपके पास 11 एम्पियर। डी यहाँ पर राइट है, यानी V बराबर IR 2 बार आपको यहाँ पर लगा देना है, इससे आपका आंसर मिल जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है, तो यह है मानव शरीर, जबकि रबड़ है, हीरा है, कांच है, परंतु मानव शरीर ये नहीं है। विद्युत रोधी इंसुलेटर वे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिनसे ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती, जैसे रबड़, हीरा, कांच, ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर तो एकदम से विद्युत को पकड़ लेगा, करंट लगता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, यदि किसी परिपथ में 10 ओम, 20 ओम और 6 ओम को प्रतिरोधों समांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, इजी वाले निकाल सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप हल कर लेंगे, 6 ओम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इजी था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। देखिए आप इसको शॉर्टकट तरीके से जल्दी हल कर सकते हैं। 10 10 20 60 एलसीएम आएगा आपका 60, तो 10 सिंक 60 6 हो जाएगा, 20 3 60 और यहाँ 60 कम 60, तो ये टोटल हो जाएगा 10, तो 60/10 करेंगे तो 6 ओम निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, समांतर क्रम में प्रतिरोधों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो समांतर क्रम में दोस्तों क्या होता है, इसमें समान वोल्टता होती है, समांतर क्रम में वोल्टेज जो है समान होती है, जबकि धारा जो होती है वो दोस्तों भिन्न भिन्न होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, धारा भिन्न भिन्न होती है, जबकि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, वोल्टता समान नहीं होती है। नेक्स्ट पर आते हैं, समांतर क्रम संयोजन में संयोजित कई प्रतिरोध, सत्य कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पर देखिए सभी प्रतिरोध दो दिए गए बिंदुओं के मध्य संयोजित होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। समांतर क्रम में दोस्तों ऐसे ए पॉइंट होगा और यहाँ पर बी पॉइंट होगा, तो ऐसे सभी दोस्तों जुड़े होंगे, ऐसे करके और ऐसे करके जुड़े हुए होंगे, तो ये दो बिंदुओं के बीच होते हैं, बिल्कुल सही है। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध वेस्ट प्रतिरोध से अधिक होता है, अधिक नहीं होता है, ये तो सबसे कम वाले से भी कम होता है, तो ये गलत हो जाएगा ना। प्रत्येक प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभवांतर, अभी पढ़ा हमने, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है जबकि धारा भिन्न भिन्न होती है, तो यहाँ पर सेकंड वाला गलत था, तो फर्स्ट और थर्ड सही है, बी विकल्प यहाँ पर सही है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए कराया गया। देखिए इस तरीके से जुड़े होते हैं ए और बी पॉइंट के बीच में, R1 R2 R3, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं परिपथ में जुड़े अलग अलग प्रतिरोधों में धारा का मान जो है अलग अलग होता है, तो धारा का मान क्या होता है इसमें अलग अलग होता है, ठीक है। और समांतर क्रम का उल्टा होता है आपका श्रेणी क्रम। वही टिस्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन के लिए करते हैं? तो प्रतिरोध मानों को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 3 ज्ञात होते हैं, 1 अज्ञात होता है, यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं और ये इसका फॉर्मूला भी होता है। नेक्स्ट पर आते हैं, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित धारा क्या होगी? तो V बराबर IR से कीजिए दोस्तों, वोल्टेज तो समान है ना, इसको मत छेड़िए, वोल्टेज समान है परंतु प्रतिरोध को आप 2 गुना कर रहे हैं, प्रतिरोध को आप 2 गुना कर रहे हैं तो धारा को आधा करना पड़ेगा, धारा आधी बढ़ जाएगी, धारा को आधा करना पड़ेगा, सॉरी धारा घट जाएगी, धारा घट जाएगी, सी सही रहेगा, चलिए धारा घट जाएगी। नेक्स्ट पर आते हैं, 5 ओम वाले प्रतिरोधक में 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, 2 मिनट में उसमें उत्पन्न होने वाली ऊष्मा क्या होगी? ऊष्मा का सूत्र क्या होता है? H बराबर I² RT होता है ना। तो आप देखिए यहाँ पर I आपके पास 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, R आपके पास 5 है और T आपके पास 2 मिनट है, तो मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी 12
और 4 पंजे 20 और 12 दूनी 24, तो 2400 आ जाएगा जूल। सी विकल्प यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना आपको उष्मा का, H बराबर I² RT। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अच्छी तरीके से रिवीजन हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी परिपथ में विद्युत शक्ति P का उचित निरूपण नहीं करता है? तो I/V/R दिया गया है। देखिए P बराबर V²/R होता है, P बराबर VI होता है और P बराबर I² R भी होता है, परंतु C वाला नहीं होगा, P बराबर IR² नहीं होता है। ये सभी फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, दे करके पूछ लेगा, इससे अलग कुछ भी नहीं पूछेगा दोस्तों। यहाँ पर कुछ मैंने पॉइंट लिए हैं, इसको देख लेते हैं। विद्युत बल रेखाएं किसी चालक से होकर नहीं गुजरती हैं, अर्थात किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है। याद रखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, F/Q होता है, न्यूटन कुलाम इसका मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि जो है होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमेय सूत्र ML/T-3A-1 होता है। ठीक है, यहाँ से आप इसको निकाल भी सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। विभवांतर बराबर W/Q होता है, इसका मात्रक जूल पर कूलम या फिर वोल्ट होता है। विद्युत धारा I बराबर Q/T होता है, कूलम पर सेकंड, या फिर हम सीधे सीधे ऐसे पढ़ते हैं कि Q बराबर IT। ठीक है, और इसका SI मात्रक एम्पियर जो है होता है। SI मात्रक पूछेगा एम्पियर, और 1 एम्पियर बराबर कूलम पर सेकंड होता है। ठीक है, एम्पियर बराबर I बराबर Q/T होता है ना, तो 1 एम्पियर बराबर जो होता है वो कूलम पर सेकंड होता है। ये देगा ये पूछ लेगा, ये देगा ये पूछ लेगा। ठीक है, जूल का ऊष्मीय ताप नियम, तो ये होता है H बराबर I² RT। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। नमक का घोल, एसिड, अशुद्ध पानी किस चालक के उदाहरण हैं? तो इलेक्ट्रोलाइटिक चालक के ये उदाहरण हैं। इसको याद कर लीजिए दोस्तों, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नीचे आ जाते हैं। ये आज की क्लास में हमने बताया था कुचालक पदार्थ, सूक्ष्म हवा सेट में बताया था, सूखी लकड़ी, कागज, रबड़, PVC, बेकेलाइट, अब्रक, चीनी मिट्टी, प्लास्टिक, कांच, ये सभी कुचालक पदार्थ हैं। इनसे जो है ऊष्मा प्रभावित नहीं होती है। चलिए, अच्छे चालक एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो अच्छे चालक होते हैं तो उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो होती है 10⁻22। साधारण ताप पर अर्धचालक में एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है 10⁻18 होती है। अच्छे चालक में तो 10⁻22 होती है ना, और अर्धचालक में 10⁻18 होती है। पूछा जा सकता है। सोल्डर हमारा होता है ये टीन और शीशा का होता है, तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। सोल्डर शीशा प्लस टीन। देखिए शीशा हमारा होगा इसमें 40% और टीन होगा 60%। सोल्डर में सारा है, और शीशा भी आपको शुरू में लगाना है। 40 और 60 का आपको याद रखना है, ताकि हम एग्जाम में प्रश्न आए और गलती ना करें। ठीक है, ब्रीजिंग एक कठिन सोल्डरिंग प्रक्रिया है। ब्रीजिंग के लिए तापमान होता है 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। किताबों में दोस्तों 420 डिग्री सेल्सियस भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, तो इससे ऊपर चलता है। ठीक है, और ब्रीजिंग जो सोल्डरिंग प्रक्रिया है ये तांबे, पीतल, अधिकांश लोह धातुओं को जोड़ने के लिए की जाती है। पूछा जा सकता है तांबा, पीतल, अधिकांश लोह जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाते हैं? तो ब्रीजिंग सोल्डरिंग विधि का प्रयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान है। धातुओं को जोड़ने की एक तेज, सटीक और संपर्क विद्युत चुम्बकीय विधि है, तो ये होती है इंडक्शन ब्रीजिंग। याद रखेंगे, धातुओं को जोड़ने के लिए तेज, सटीक, संपर्क विद्युत चुम्बकीय विधि है इंडक्शन ब्रीजिंग। याद रख लीजिए दोस्तों, नोट में याद रखेंगे। यह एल्यूमिनियम, तांबा, स्टेनलेस स्टील सहित लोहे दोनों धातुओं को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होती है। ठीक है, वहाँ पर क्या रहा था? तांबा, पीतल, अधिकांश लोह धातु, परंतु यहाँ पर इसमें तांबा भी है और लोह के साथ में अलोह धातुएं भी हैं। किसमें भला? इंडक्शन ब्रीजिंग में। इसको याद कर लीजिए। सामान्य पदार्थों की विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता। तो चांदी की कितनी होती है? 1.59 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। तांबा की 1.59
1.69 कर लीजिए, 10 की पावर -8। तो इसमें बस थोड़ा सा 10 का इजाफा है। तो चांदी सबसे पहले इसकी प्रतिरोधकता होती है, फिर तांबे की होती है, फिर सोना आएगा, फिर एल्यूमिनियम आएगा, फिर रबड़ आएगा। रबड़ की जो प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा होती है, इसको याद करेंगे दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, प्रश्न यहाँ से। तो चांदी के बाद में तांबा आता है और तांबे के बाद में सोना आता है, क्रम में पूछा जा सकता है। विशिष्ट प्रतिरोध जितना कम होगा वह पदार्थ उतना ही अच्छा चालक होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे होंगे इनका विशिष्ट प्रतिरोध कम है, तो इनमें जो है क्या होता है, ये उष्मा के अच्छे चालक होते हैं ना। चांदी के बाद में तांबा सबसे ज़्यादा यूज होता है। प्लास्टिक कचरे की वस्तुओं को इकट्ठा करने वाले कचरा निपटान डिब्बों के लिए किस रंग के कोड का उपयोग किया जाता है? तो कचरा के लिए आता है नीला, और प्लास्टिक के लिए आपका आता है पीला, और कांच के लिए आता है लाल रंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब आ जाते हैं पूरा जो हमने दोस्तों ये कंप्लीट कर दिया है, टॉपिक पहला और दूसरा। यदि सेशन आपको ज़रा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।